जय जोहार, मोर वोट मोर अधिकार। छत्तीसगढ़ की जनता कुछ ऐसा ही कहता नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण का जो चुनाव चल रहा है, उस चुनावी रण के अगले क्रम में मैं स्वागत कर रही हूं आपका और जल्दी से आपको बता देती हूं अब तक का प्रतिशत कितना हुआ है। तो तेजी से ये जो प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कम था तो उसने एकदम से गति पकड़ ली है। सबसे कम पहले बात कर लेते हैं बीजापुर की, वहां पर सबसे कम प्रतिशत अभी भी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जिसमें 20 सीटों में लगातार वोटिंग मतदान किया जा रहा है। सभी सीटों में 22.18% मतदान हो चुका है। सबसे अधिक जो वोट डले हैं भानु प्रतापपुर में डाले गए हैं, 36 जो प्रतिशत था, और 9.11% बीजापुर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे कम कहीं तो सबसे ज्यादा। अब कारण क्या हो सकते हैं, ये तो हमारे संवाददाता जब जुड़ेंगे तो हम बारी बारी से इस कम और ज्यादा के क्रम को समझेंगे, इस गणित को समझेंगे। फिलहाल तो 22.18% सभी सीटों में मतदान हो चुका है। अब तक की हम ताज़ा खबरों में ये एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लगातार वोटिंग के क्रम में कोई प्रतिशत में कम चल रहा है तो कोई प्रतिशत में ज़्यादा चल रहा है। कोटा की ही अगर बात ले लें तो बहुत कम, जैसे 4.21%। बीजापुर की बात ले लें तो 4.5% वोट डल चुके हैं। दंतेवाड़ा को भी क्यों छोड़ें, 10.1%। चित्रकूट की बात कर लेते हैं, चित्रकूट में 2.5% मतदान हुआ। जगदलपुर 6.41%। बस्तर अगर हम बात करें तो 5.55%। नारायणपुर 11%। कोंडागांव 14%। केशकाल 12.8%। कांकेर 15.09%। भानु प्रतापपुर जैसा कि हम बता ही चुके हैं 16.9%। अंतागढ़ 17.44%। मोहला मानपुर 9%। खुज्जी 7.0%। डोंगरगांव 12.4%। राजनांदगांव 5% से बढ़त बनाए हुए है। डोंगरगढ़ में 9%। खैरागढ़ 6.0%। कवर्धा में 13%, तो पंडरिया में 12%। अब जब पंडरिया का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि पंडरिया के ही एक क्षेत्र भरेवा पारा में खस्ता हाल चल रहा है, क्योंकि वहां अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। और इसी बीच बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कोंटा से आ रही है। हम आपको बता दें कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग की खबर आई है, जहां हम लगातार आपको खबरें पहुंचा रहे हैं, ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में एक बड़ी खबर सुकमा के कोंटा विधानसभा से, जहां इस क्षेत्र में फायरिंग की खबर आई है। नक्सली और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग, सुकमा में वोटिंग के बीच नक्सली हमला। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए जा रहे हैं, जहां पर खबर कहती है कि सुकमा के कोटा विधानसभा में फायरिंग हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी बताई थी कि आईईडी के हमले से जो घायल हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उनको रायपुर ले जाने की तैयारी हो रही थी, और इसी बीच एक और नक्सली हमला सुकमा के कोटा विधानसभा क्षेत्र में। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे दीपमाला सिन्हा से, हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से। दीपमाला, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? नक्सली हमले तो रुक ही नहीं रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आईईडी की बात कर रहे थे, उस ब्लास्ट की बात कर रहे थे, वो मामला ठंडा ही नहीं हो पाया था। और कोंटा के एक और क्षेत्र की हम बात करने लग गए हैं। जी हाँ, लगातार कहीं बहिष्कार की खबरें आ रही हैं तो कहीं लोगों के उत्साह की खबरें आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जैसे तैसे प्रशासन और शासन मिलकर उस लोगों के बीच में बैठे नक्सलाइट के डर को कम करने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं पर उस बीच ये खबरें उनके डर को और बढ़ाने का काम कर रही। जी हां, सुकमा के कोटा विधानसभा की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र में जो हमला हुआ है उससे भी अब लोग शायद डर सकते हैं और वोटिंग के प्रतिशत में शायद फर्क पड़ सकता है। हमारे साथ दीपमाला जुड़ी हुई है, हम दीपमाला से चर्चा करते हैं। दीपमाला, क्या कहना चाहेंगे? शासन की मुस्तैदी के बावजूद इस तरह की खबर का आना, ये तो मतदान वाले दिन असर तो डालेगा ही। जी कृषि जी, जिस तरह से आपने बताया कि कोंटा में अभी फायरिंग हुई है, इससे पहले भी कुछ दिनों पहले नारायणपुर में भाजपा के एक
जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता थे, प्रत्याशी थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ, बीच बाजार में उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें नक्सलियों द्वारा जो है कुल्हाड़ी से मार मार के बीच बाजार में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद भाजपा की तरफ से बयान आया था कि भाजपा जो है इस तरह से किसी भी हमले से नहीं डरेगी। कांग्रेस लगातार नक्सलियों के सहारे से इस तरह से हमला करवा रही है। और आज की बात की जाए तो कोंटा जो है बस्तर संभाग के, जिस तरह से बोला जाए, काफी वीआईपी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि इस जगह से जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता, आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस के। वहीं से भाजपा से बात की जाए तो भाजपा से वहाँ पे स्वयं मुखर्जी जो है उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो ये जगह काफी चर्चा का विषय था कोंटा, जहाँ से कवासी लखमा जो पिछले 5 बार से यहाँ से विधायक है, कहा जाए तो ये उनका गढ़ माना जाता है। और पूरे बस्तर में जो कहा जाए कि लोग है जो आदिवासी, जो खुद आदिवासी होते हुए भी जो है आदिवासियों की काफी ज्यादा उनके बीच में चर्चा है। वो आदिवासियों के बात की जाए तो कवासी लखमा जी को काफी पसंद करते हैं और वो उन्हें अपना नेता मानते हैं। उनका जो आम जनता के लिए जिस तरह से व्यवहार है, तो ये जो कोंटा में जिस तरह से आपने बताया कि हमला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें नक्सलियों की करतूत कहा जा सकता है और पुलिस प्रशासन द्वारा इस यहाँ पे नाकामी दिखाई जा सकती है। अब मतदान की बात की जाए तो वहीं पिछले साल के मतदान में जिस तरह से यहाँ पे काफी बढ़त हुई थी, 84% जो है 2018 में मतदान हुआ था। और इसके बाद अभी तो शुरुआत है, देखा जाएगा कि यहाँ पे कितने प्रतिशत है जो है अभी और मतदान होते हैं। जी गिनती जी, बिल्कुल, मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें और विशेष रूप से अगर हम इस सुकमा जिले की बात करें तो नक्सलियों का हमला और लखमा का जुमला, ये दोनों ही चर्चित हो जाते हैं। क्या कहना है इस बारे में लखमा जी का? जी, जिस तरह से आपने कहा कि कवासी लखमा के चर्चा की, जहाँ पूरे बस्तर संभाग में जो है कवासी लखमा जी की चर्चा, उनके बयान जिस तरह से वो देते हैं कि कई उनके बयान है जो पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में जो है उनके बयान की चर्चा रहती है। जिस तरह उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बयान दिया था कि लोग जो है शराबबंदी विशेष रूप से अगर नक्सलाइट को लेकर मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूं दीपमाला, तो क्या कहेंगी इस ये जो नक्सलवाद खत्म करने को लेकर उनकी कोई पहल? जी, भाजपा का कहना है कि जिस तरह से नक्सली हमले लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा लगातार जो है कवासी लखमा जी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनकी जो है नक्सलियों के साथ साठगांठ है और वो उनके ही नीचे जो है नक्सली भरपूर जो है अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी जो है कवासी लखमा जो है वो नक्सलियों का ही साथ देते हैं। तो यहाँ पे उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि वो नक्सलियों का साथ, और कई बार नक्सली हमले होने के पश्चात भी उनके तरफ से नक्सली हमले को लेकर कोई बयान नहीं आता। वो इस तरफ नक्सली हमले को लेकर बयानबाजी करने से बचते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि इस मामले में मैं किसी भी तरह का बयान नहीं दूंगा। जी, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अगर ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों का साथ देते हैं तो अगर जनता का साथ है और नक्सलियों का हाथ है इसमें, तो ये तो वाकई एक ऐसे नेता हैं जो शायद दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये भी कहा जाए एक दमदार नेता के बारे में इस तरह की छवि जब बनती है और फिर भी जनता उनका साथ देती है, तो इस मामले में जनता का क्या कहना है? जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है अपने पसंदीदा नेता को लेकर? जी, जनता की बात की जाए तो वो खुद जो है कवासी लखमा जी आदिवासी इलाके से, कोंटा से ही जो है उनका प्रत्याशी है और कोंटा जो है उनका एरिया रहा है। तो वहाँ की बात की जाए तो वहाँ की जो जनता है वो उन्हें दादी कहकर उन्हें संबोधित करती है और वो काफी, वहाँ की जनता जो है आम रूप से काफी खुश है कि हमारे एक आदिवासी नेता जो है वो मंत्री भी बने हैं। और आम जनता की बात की जाए तो आदिवासियों की बात की जाए तो जो है कवासी लखमा जी से काफी खुश है। वो जिस तरह से उनका देखा गया है कि वो आदिवासियों के साथ मिलकर उन्हीं के रंग पे रंग जाते हैं और आदिवासियों को जो है अपनी तरह ही समझ के हर जगह वो जो है उनके साथ हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो वहाँ की जो कहा जाए आदिवासी जो इलाका है, जिस तरह जहाँ से वो अपना जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ की जनता कवासी लखमा जी से काफी खुश है। और क्योंकि वो उन्हीं के ही बीच के एक नेता जो है आगे आए हैं, तो वहाँ की जनता की बात की जाए तो कवासी लखमा जी के बारे में वहाँ की जनता जो है काफी खुश है। इसीलिए हो सकता है कि वो 5 बार से कांग्रेस के उस क्षेत्र से विधायक रहे और इस बार भी बता दें कि इस बार भी लग रहा है कि इस बार भी वो ही जीत के आएंगे। ठीक, बिल्कुल। तो उनके जो अपोजिट, उनके विपरीत, उनके विपक्ष में जो खड़े हुए हैं, उनकी दमदारी क्या कहती? उनको लेकर भी तो जनता ने कोई राय बनाई ही होगी।
जी, इस तरह से बात की जाए स्वयं मुका की जो भाजपा से हैं, तो भाजपा के जिस तरह से कार्यों को देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में उनके द्वारा उतना आदिवासियों के लिए कोई कार्य नहीं किया। उनकी बात की जाए तो आदिवासी इलाकों में जिस तरह से उन्होंने लगातार अपना चुनाव प्रचार प्रसार किया है, उसके बावजूद भी जो है आम जनता कवासी लखमा के आगे कहा जाए तो वो फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो आगामी विधानसभा में जिस तरह से नतीजे आएंगे, यही नतीजे ही बताएंगे कि आम जनता जो है वो आदिवासी बहुल इलाके के किस नेता को अब जीत के आगे लाती है और किस दल के जो है यहाँ पर प्रत्याशी जीत के आते हैं। जी 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 बिल्कुल दीपमाला, अब एक सवाल और ये जुड़ता है क्योंकि आप दुर्ग का भी हमें अपडेट देती जाती हैं, तो दुर्ग में दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में मतदान होने वाला है। प्रथम चरण के मद्देनजर दूसरे चरण में होने वाले मतदान का भी मतलब की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी और शायद उस प्रतिशत को भी ध्यान में रखा जाएगा, शायद जागरूकता अभियान और बढ़ा दिया जाएगा, चाक चौबंद व्यवस्था और हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? जी, दुर्ग जिले की बात की जाए तो ये काफी वीआईपी एरिया कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी भिलाई सीट से आते हैं और गृह मंत्री जी का भी निवास स्थान दुर्ग में ही है, तो यहाँ पे ये काफी वीआईपी एरिया कहा जाता है दुर्ग को। लेकिन कुछ अभी कहा जाए कि चुनाव प्रचार जो है वो जो है लगातार चल रहा है। कुछ दिनों पहले मोदी जी का भी यहाँ पे रोड शो हुआ था, उसके बाद जो है कल ही की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी ने भी रोड शो किया यहाँ दुर्ग के अहिवारा क्षेत्र से लेकर, उसके बाद दुर्ग के ग्रामीण एरिया में भी उन्होंने कई बार जो है दौरे किए हैं। जी दीपमाला, छत्तीसगढ़ में ही है माननीय प्रधानमंत्री, तो वो जिस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं इस वक्त जब वो लाइव चल रहे थे और तमाम जनता से बातें कर रहे थे इस मतदान के प्रथम चरण के बीच में छत्तीसगढ़ का उनका दौरा, जो अगले चरण के लिए शायद आगाह भी कर रहे हैं, शायद अनुरोध भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि 100% मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको हिस्सेदार बनना चाहिए। तो वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर उनका जो अनुनय निवेदन है वो कितना स्वीकार किया जाता है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी दीपमाला और ये तमाम चर्चाएं उनके साथ हो रही थी। फिलहाल तो जिस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे थे, सुकमा के कोंटा में जो नक्सलाइट हमला हुआ है, उस हमले के बीच में भी मतदान जारी है। पर ये ज़रूर देखने वाली और ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात है और शायद सभी के लिए विचार करने वाली है, चाहे आम जनता की बात करें या जनता के प्रतिनिधियों की बात करना चाहें, कि एक तरफ जहां इस डर के बीच में लोग वोटिंग पोल तक पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्साए बैठे हुए हैं। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग इस नाराज़गी से बैठे हुए हैं और वोटिंग केंद्र तक यानी मतदान केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। एक भी वोट नहीं पड़ा है। अगर मैं बात करूं पंडरिया की, और पंडरिया क्षेत्र में आता है भरेवा पारा, जहां पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा और इसका कारण है ग्रामीणों की नाराजगी। वोट करने के बाद केंद्र से यानी कि उस पोल से बाहर निकलते वक्त जनता की आवाज़ सुनाई देती है, मोर वोट मोर अधिकार। लेकिन अधिकार के साथ साथ सवाल उनकी सुरक्षा का भी उठता है। जिस तरह से सुकमा के कोंटा में जो हमला हुआ है, नक्सली और सुरक्षा बल के बीच जो फायरिंग हुई, शायद डर के साथ जीने की आदत अब जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, प्रदेश की जनता को हो चुकी है। इस बात का अंदाज़ा उन्हें बेहतर तरीके से हो चुका है। शायद इसीलिए जो बात कही जाती है कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे स्थितियाँ कैसी भी बनेगी, क्रम तो चलता ही रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। उसी क्रम में वोटिंग लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे तो कहीं सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। डर के बीच में से भी लोग घर के बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 20 सीटों पर लगातार प्रतिशत जारी है और इसके द्वितीय चरण में 70 सीटों पर यह मुकाबला होगा। सबसे ज्यादा टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सुनने को भी मिली, देखने को भी मिल रही है। महिला और पुरुषों के बीच में लगातार थर्ड जेंडर भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मोदी जी जो कि छत्तीसगढ़ में ही है और उन्होंने
जनता से अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री बोले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजों का अड्डा बना हुआ था। ये 30% का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। कई बड़ी बातों को उजागर करते नजर आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं। कई बड़ी बातों के बीच में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख प्रमुखता से किया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों में सट्टाबाजी करवाई है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए वे कह रहे थे कि महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है, ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का। बाईस % से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है छत्तीसगढ़ चुनाव के, विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में। वोटिंग लगातार जारी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में खबर है कि 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी, तो कुछ क्षेत्रों में शाम के 5 बजे तक लगातार वोटिंग का ये दौर जारी रहेगा। एक 198 पुरुष, 25 महिला उम्मीदवार शामिल। 223 प्रत्याशियों की किस्मत का आखिरकार फैसला होगा और वो नतीजे सामने आ जाएंगे 3 दिसंबर को। 7 तारीख को प्रथम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में चल रहा है। द्वितीय चरण में 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा और इसी के साथ 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी मतदान होगा। कुछ पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे, कुछ सवाल रखेंगे, कुछ उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीता लोधी, और हम उनसे अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। क्या कहना चाहेंगी आप? जय जोहार। छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र का पर्व प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। आपके प्रदेश में या हमारे प्रदेश में कहा जाए तो महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत महिला मतदाताओं का है। क्या कहना चाहेंगी? मतलब महिला जागरूक भी हो गई है, समझदार भी हो गई है और शायद अपने अधिकार का इस्तेमाल करना भी सीख गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और छत्तीसगढ़ महतारी की, पूरी छत्तीसगढ़ की बेटियां माताएं खुशहाल हैं। और छत्तीसगढ़ जब से 2018 में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से किसान, महिलाएं, युवाएं, सारे लोग खुशहाल हैं। और निश्चित तौर पे अभी जो हमारी घोषणाएं हैं, चाहे 3,200 रुपए में धान खरीदी की बात हो, 20 क्विंटल प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों को 6,000 रुपए देने की बात हो, 4,000 बोनस देने की बात हो, KG to PG लोगों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए व्यवस्था देने की बात हो, डॉक्टर इंजीनियर भी फ्री में बन पाएंगे, स्वास्थ्य सेवा की बात हो, डॉक्टर खूबचंद के लिए हमारी पार्टी ने सारे लोगों को समरूपता से देखते हुए काम किया है। और निश्चित तौर पे लोगों का रुझान और ये देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस की जो 20 सीटों पे आज प्रथम इसमें मतदान है, 20 के 20 में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ विजयी होकर आएगी। और लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन नीता जी, पूर्व CM रमन साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। 20 में से 14 सीटों का दावा करते नजर आए हैं और आप कह रही हैं कि कांग्रेस को ही आना है। क्या लगता है, मतलब वो किस दावे के साथ इस बात को रख रहे हैं? आप ये बताएं, रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ और जुमलेबाजी से, भ्रष्टाचारी सरकार से, लोग जाऊर वाले बाबा की 36,000 करोड़ घोटाले से, नान घोटाले से, पनामा घोटाले से, प्रियदर्शनी घोटाला, चिटफंड घोटाला, जिसमें कि हम लोगों ने 2,83,00,000 से भी ज्यादा लोगों के पैसे लौटाए हैं, है ना। और अगर ईडी को कार्रवाई करना होता है तो ये इस पे करते।
आज कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को देख चुकी है। 2018 में इन लोगों ने इसको मुंह खिंचाई और इस बार रमन सिंह को बचने वाले नहीं। आप देख लें कि रमन सिंह को भी हार रहे हैं। और आज आदिवासी क्षेत्रों में भी जिस प्रकार लोग मतदाता स्वतः आ रहे हैं और मतदान करने के लिए बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं। महिलाएं आगे भाग ले रही है, ये सब विकास के लिए भाग ले रहे हैं। आपने देखा होगा आदिवासी क्षेत्र में जो 3000 से भी ज्यादा स्कूल बंद पड़े थे, उसको कांग्रेस की पार्टी ने उस स्कूलों को खुलाया है। आज आदिवासी अंचल के बच्चे राज्यदा और अंग्रेजी बोल पा रहे हैं और किसान खुशहाल है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और हमारे इस विकास और भूपेश जी के भरोसे से कांग्रेस को वोट देंगे और बीसों की प्रथम मतदान की है हमारे पक्ष में आएगी और कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बन रही है। बिल्कुल, लेकिन नीता जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ही है और उन्होंने कई बातों के बीच में एक बात जो प्रमुखता के साथ कही, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ का कारोबार करती है। क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं, झूठ और जुमलेबाजी तो ये भारतीय जनता पार्टी आपने इन लोगों को देखा होगा। जिस प्रकार से जुमलेबाजी 15 लाख आ जाएंगे, 15 लाख आएंगे कहा था। क्या ये 15 लाख आए? इन लोगों ने ये कहा था, इन भारतीय जनता पार्टी में ना 15 लाख रुपए आएंगे, आए नहीं आए। काला धन आएंगे कहा था, वो काला धन आए नहीं आए। बल्कि यही चिट फंड घोटाला है जिसमें छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के पैसे चिट फंड घोटाला में लोग ले गए। और यही चिट फंड घोटाला की कंपनियों का उद्घाटन रमन सिंह और उसके परिवार के लोग करते थे। पलामा घोटाला आप अगर देखोगे तो अभिषेक सिंह का नाम डायरेक्ट फंसा हुआ था। लाल डायरी को छत्तीसगढ़ के लोग आज भी नहीं भूले हैं, जिसमें सीएम मैडम का नाम था। ईडी को तो कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। और जब जिस प्रकार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता और 5 साल खुशहाल छत्तीसगढ़ में जी चुके हैं और इस खुशहाली छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा करने वाली सरकार, लोगों को रोजगार देने वाली सरकार, किसानों को खुशहाल करने वाली सरकार, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समर्थन इस खुशहाली नेताजी इस खुशहाली के बीच में एक हाल वो भी जान लेते हैं जिसकी वजह से पूरी जनता बेहाल है। मैं बात कर रही हूँ हमले की। तो ये जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि सरकार क्षेत्र विशेष नहीं होती, सरकार प्रदेश विशेष, अगर सरकार की मैं बात करना चाहूं तो कांग्रेस के उस प्रदेश में हमले क्यों नहीं रुकते? अभी हाल ही में सुकमा के कोंटा की खबर मैं बता देती हूँ, इसके पहले नारायणपुर या इसके पहले और जितने भी अभी आज ही के हमलों का अगर जिक्र करते हुए ये सवाल मैं आपसे रखूं तो हमले क्यों नहीं रुकते? आप ये देखिए नक्सलवाद में पिछले 5 साल में 75% की गिरावट आई है। 592 ऐसे गांव है जो नक्सल मुक्त हुए हैं। आप ये देखे होंगे कि आज कई ऐसे मतदान केंद्र नए बने हैं जहां आजादी के बाद आज तक मतदान केंद्र ही नहीं थे। आप देखेंगे कि ऐसे इतने 450 से भी अधिक ऐसे स्कूल है जो 15 साल से बंद पड़े थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया है। और आज देखेंगे जिस प्रकार कोने कोने चित्रकूट में और कर्रेपाल में आप देखेंगे कि पहली बार मतदान केंद्र खुला है और लोग वहाँ स्वस्फूर्ति मतदान करने आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पर लोग भरोसा करते हैं और उसमें वोट डालने आ रहे हैं। बिल्कुल नीता जी, तौर पर जो आज 20 सीटों पे है और 20 की 20 कांग्रेस जीत के आएगी। नीता जी, अगर कुछ नए मतदान केंद्र में लोग आ रहे हैं तो कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां लोग जा ही नहीं रहे हैं। मैं पंडरिया के पास के भवेरा पारा की बात करना चाहूंगी। वहां अभी तक एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया और कारण सुन लीजिए। ऐसे खुशहाल प्रदेश में, जैसा कि अभी आप सारी बातें कह रही थी, उस खुशहाल प्रदेश में ग्रामीणों की नाराजगी उस क्षेत्र में नजर आई है। जो खस्ता हाल सड़कें हैं उसको लेके ऐसी नाराजगी है कि एक भी व्यक्ति भवेरा पारा में वोट डालने नहीं गया। ऐसे भी तो केंद्र हैं। जी नीता जी, मैंने सवाल रखा, संक्षिप्त में रख देती हूँ कि भवेरा पारा में एक भी वोट न डलने का कारण क्या हो सकता है? जी नहीं, अभी देखिए महिलाएं हैं, काम कर रहे हैं, क्षेत्र है और निश्चित तौर पे अभी मतदान शुरू हुआ है। मैडम आपको ये थोड़ी देर पहले की बात है और अभी आधे घंटे पहले की ये सूचना है कि वहाँ मतदान चालू हो चुका है।
अच्छा। मतदान चालू हो चुका है। हाँ, लेकिन वहां पर हालांकि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, ये अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। जहां एक एक वोट कीमती होता है, नीता जी आप अच्छी तरह समझती होंगी, वहीं एक एक मिनट भी कीमती होता है। अगर देर होती चली जाएगी तो शायद पलड़ा जिसका भारी होना चाहिए था वो कम रह जाएगा, और जिसको आगे निकल जाना चाहिए था वो शायद कछुए की तरह पीछे ना रह जाए। लेकिन इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कछुआ खरगोश की दौड़ में कछुआ ही जीता था। तो कुछ ऐसा ही क्या पार्टियों के बीच में भी होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मतदान शुरू हुआ है और लोगों का रुझान आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लोग वोट देंगे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए वोट देंगे। और भूपेश बघेल जी के पे भरोसा है और कांग्रेस की सरकार जरूर से बनेगी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको अपनी जीत पर गर्व होता है, या जो जानता है इस बात को कि उसकी जीत सुनिश्चित है, शायद उसे फिर किसी भी तरह के कोई भी मुख्य बिंदु रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जिसकी भी सरकार आए उसमें जनता का भला हो। ओवरऑल कुल मिलाकर तो यही सोच होनी चाहिए हर नेता की, हर प्रवक्ता की, कि सरकार किसी की भी बने, सरकार करे तो सिर्फ भला जनता का, क्योंकि जनता की सेवा के लिए ही जनता ने उसे चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरह से सरकार के नुमाइंदे ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि सरकार, खुद भूपेश बघेल भी इस चीज़ को लेके आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी लगातार। शायद जो बार बार एक बात कही जा रही है कि फिर एक बार बीजेपी सरकार, तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। तो ऐसे कई जुमले, कई ऐसे वाक्य, कई ऐसे स्टेटमेंट पारित किए जा रहे हैं। देखना तो अब 3 दिसंबर को ही होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब 3 दिसंबर को जनता को मिल ही जाएगा। जिसे जनता ने चुना होगा, सोच समझ के चुना होगा, जिसकी भी सरकार आएगी, ये भरोसा है कि वो जनता के लिए ही काम करेगी। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मतदान के प्रतिशत की चर्चा करते हुए हमने इस अगले क्रम को बढ़ाया था 22.97, यानी करीब करीब 23%, और शायद उससे भी आगे निकल जाए। हम आने वाले कुछ समय में ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान 20 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान के बहिष्कार की खबरें भी नेताओं के विश्वास पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि छत्तीसगढ़ के ही दौरे पर हैं, और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए दरअसल छत्तीसगढ़ की जनता, उनके बच्चों को सट्टेबाजी करवाई है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस सरकार हिंसा, नक्सलवाद और आतंकवाद को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से हाल ही में जो सुकमा के कोंटा में जो घटना घटी है, शायद वो इस बात पर मुहर लगाती है। छत्तीसगढ़ के इस रण में किसकी जीत होगी, इसका फैसला तो दिसंबर में होगा ही, लेकिन फिलहाल कई उतार चढ़ावों के बीच में आज के मतदान केंद्र में हलचल दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के विश्रामपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस सरकार हिंसा, नक्सलवाद और आतंकवाद को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जब उलटफेर की बात आई, जब दल बदल की बात आई, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के दिनों में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमसे छीन लिया गया। कुछ दिन पहले हमारे एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या भी की गई थी, ये कहना था नरेंद्र मोदी जी का। और हम वरिष्ठ पत्रकार से भी चर्चा करेंगे, उनका क्या सोचना, उनका क्या मानना है, उनका क्या मत है। इस कड़ी में राजीव रंजन जी से हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। राजीव सर, क्या कहना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ के इस चुनाव को लेकर बात करें तो बहुत अच्छा प्रतिशत अभी तक जा रहा है। अलग अलग समय में वोटिंग हालांकि शुरू हुई थी,
लेकिन एक अच्छा समय चल भी रहा है, पर कुछ घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी, कुछ हमले भी। इन सब के बीच लगातार वोटिंग जारी है। आपको क्या लगता है कि क्या 100% मतदान की हम जब बात कर रहे हैं, 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आप किस दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझाएंगे? पहले तो नाम जी राहुल जी। डॉक्टर राहुल रंजन जी। छत्तीसगढ़ का जो वोट परसेंटेज, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक है, उसको देख करके भी आप देखते हैं तो धीरे धीरे जो एक नक्सलाइट बेल्ट था, छत्तीसगढ़ का कोंडागांव, केसकाल, पखांजूर, ये इलाके ऐसे थे जिस इलाके में नक्सलियों का बड़ा बोलबाला था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नक्सलियों का वहाँ दबाव थोड़ा कम हुआ है, लोग अवेयर हुए हैं, थोड़े जागरूक हो गए हैं। जिनको हम कहते थे ना कि आदिवासी वर्ग के लोग बड़े सहज होते हैं और उनके साथ में कुछ भी हो सकता है, वो किसी की बातों में आ सकते हैं, लेकिन अब बातों में नहीं आ सकते। अब बातों में आते हैं, वो इतनी समझदारी हो गई उनमें कि बात जो उनकी जायज हकों की बात है उसको लेकर के वो उनको समझ में आने लगा है कि राजनीतिक दल जो हैं वो उनको किस तरीके से अपना हथियार बनाते हैं और उपयोग किस तरीके से करते हैं, ये कुछ वर्षों में समझ में आने लगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूरी लगभग विधानसभा की बहुत सारी और खास तौर से नक्सली बेल्ट को मैंने 3-4 वर्षों तक देखा है और समझा है, तो वहां अब स्थितियां बदल गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां बहुत अच्छे से आगे चल रही थी और नो डाउट उसने बहुत अच्छे काम भी किए थे। लेकिन क्या होता है कि जब तक वहां प्रतिनिधित्व की कमी हो जाती है और अपने ही लोगों पे भरोसा कम हो जाता है, तो इसका जो संदेश है वो लोगों के बीच में जाता है। रमन सिंह के साथ में यही हुआ। रमन सिंह ने भी अच्छा काम किया था और मैं जहां तक समझता हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जितना विकास हुआ था उसका बहुत सारा श्रेय जो है रमन सिंह के खाते में जाता है। लेकिन रमन सिंह उसको भुना नहीं पाए। वो उसकी वजह ये थी कि उनके ऊपर, रमन सिंह के ऊपर भरोसा केंद्रीय नेतृत्व का नहीं हो पाया, इसकी वजह से टूट गए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की जो भी लीडरशिप है वो मध्य प्रदेश से बहुत कुछ सीख करके वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां उसका उपयोग किया था। आप छत्तीसगढ़ को यदि देखें, उसके विकास को, छत्तीसगढ़ के कृषि भूमि को आप देखें, वहां के वनांचल को आप देखें, तो बहुत कुछ वहां बदला है। मतलब वो छत्तीसगढ़ नहीं बचा जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना हम करते थे कि मध्य प्रदेश के साथ जब वो जुड़ा हुआ था। क्योंकि उस समय क्या था कि मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ की दूरियां इतनी होती थी कि उसका विकास नहीं हो पाता था। और खास तौर से आप ये देखिए कि आप बस्तर चले जाइए, जगदलपुर चले जाइए, वो इतनी दूरी होती थी भोपाल की कि वो छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा था। अब लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो वहां के नेताओं को छत्तीसगढ़ का विकास करने का भरपूर मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह ने भी बहुत काम किया। लेकिन हुआ ये कि उनके हाथ से फिसल गई। अब वो राजनीतिक दृष्टिकोण है किस तरीके से फिसल गई, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जब पिछले 5 साल में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो भूपेश बघेल ने जो काम जमीनी होना चाहिए था, जो आदिवासी वर्ग के लिए होना चाहिए था, वनांचल की जमीन के लिए होना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान वहां इतना उपजता है कि विदेशों में सप्लाई होता है और इस क्वालिटी का होता, कहीं हिंदुस्तान में वैसा धान होता नहीं है। लेकिन होता ये था कि वहां उपज का जो मूल्य मिल नहीं पा रहा था किसानों को, ये सबसे बड़ा फैक्टर था चुनाव के लिए। और भूपेश बघेल ने इसमें काम किया कि जो समर्थन मूल्य है लगभग इतना अधिक हो गया कि हर किसान के पास में इतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया है कि अब वो कुछ भी सोच सकता है। मतलब राहुल जी, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रमन जी के अविश्वास की एक पतली सी जो दरार थी जनता और सरकार के बीच में, उसमें बीच में जगह बना ली भूपेश बघेल जी ने। पर ऐसा अब ये भी कहा जाता है कि एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो बनाने में फिर से समय लगता है। क्या रमन जी उस विश्वास को दोबारा अर्जित करने में सक्सेस हो पाएंगे, सफलता अर्जित कर पाएंगे? नहीं, ऐसा लगता नहीं। देखिए क्या होता है, ये चुनावी रणनीति होती है और चुनावी रणनीति में यदि आप किसी चेहरे को लेकर के सामने नहीं लड़ते हो तो एक कह देते ना कि हम विधायक जीत के आ जाएंगे और इसके बाद हम तय करेंगे, विधायक तय करेंगे कौन सा मुख्यमंत्री होगा, ये हमारी पार्टी लाइन है। ये अब नहीं चलता। ये पहले चलता था कि कौन बहुमत में आएगा, इसके बाद विधायक
चुनेंगे मुख्यमंत्री का, नहीं। अब जो फ्रंट में लड़ा जाता है चुनाव कि आपका चेहरा किसके सामने है, तो रमन सिंह को चेहरा आपने पर्दे के पीछे कर दिया। उसका नतीजा ये है कि भूपेश बघेल उभर करके सामने आ गए। अब स्थिति ये भी हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री भाई दबे भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, हाँ। तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन? हाँ। तो चेहरा कोई भी नहीं है, तो वहां मुख्यमंत्री होने की लड़ाई हो जाएगी। और मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा व्यक्ति वहां सामने ला दिया जिसको लेकर के लोगों की इच्छाएं नहीं थी, तो लोकल नेतृत्व होता, जो लोकल वहां के जो नेता हैं या राजनेता हैं या लोकल के जो लोग मेहनत जमीन पे कर रहे हैं, वो लोग पीछे चले जाते हैं, वो हाशिए पे चले जाते हैं। तो उनको ये नेतृत्व की बात हो रही है, तो रमन सिंह को वो खाई पाटने में बहुत समय लगेगा और वो खाई पाटते पाटते बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो कि पेच बहुत बुरा फंस गया है ये नेतृत्व के चक्कर में। बिल्कुल, मतलब चक्रव्यूह में आ तो गए लेकिन उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम जानकारियां अपने नज़रिए से, अपने अनुभव से, उनके राजनीतिक करियर को अगर देखा जाए, राजनीतिक उनके जो लेखनी को देखा जाए, जितना उनकी विशेषज्ञता रही है, उसके मद्देनज़र वो ये बात कह रहे थे कि वाकई मुश्किल हो सकता है रमन सिंह को एक बार फिर से विश्वास जीतना, क्योंकि भूपेश बघेल जो अभी मौजूदा सरकार है, उन्होंने उस विश्वास को जीत लिया है जनता के, जिस पर शायद अभी तक तो वही खरा उतरते चले आ रहे हैं। और आगे तो अब ये कहा जाए कि राजनीति में सब कुछ संभव है, कब क्या कहाँ कैसे घटित हो जाए, शायद इसी का नाम राजनीति है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए खबर बार 360 के साथ। छत्तीसगढ़ का ये चुनावी रण लगातार जारी रहेगा।